यस मैम। तो ये, लेकिन फिर मेरा मेरा नहीं बल्कि हमारा हर मुसलमान का एंड और स्टार्ट इसी बात पे होना चाहिए कि खुदा की जात तो है ना, वो दुआएं तो सुनती है। बेशक मैम, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब जो हमारे पास आज आर्टिकल है ना, जो नाफिन ने मुझे लगता है आपको सुबह सुबह किया गया, क्योंकि मैंने इसको बहुत लेट नाइट किया, इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी फॉर पोइट्री है उसको सिर्फ क्रिटिकली समराइज ही किया हुआ है। अगर इसके 10 पेजेस हैं, 5 आज हम डिस्कस कर लेते हैं, 5 इंशाल्लाह कल कर देंगे। और एक और राइटर मैं आपको कराऊंगी, वो है मॉडर्न ट्रेजेडी। इस ट्रेडिशनल ट्रेजेडी, हाँ जी, वो मॉडर्न ट्रेजेडी है। हाँ, एक हमने पॉलिटिक्स पढ़ा था ना, उसने सारी ग्रीक और क्लासिकल ट्रेजेडी के बारे में बात की थी। एक और राइटर है रेमंड विलियम्स, उसकी मॉडर्न ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है। तो स्टूडेंट रीडिंग करेगा, है किसी का दिल करने का? मैम मैं आए। जी करे। मैम एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना है। जी। The article proposes to scrutinize, मैम ये प्रोनाउंस कर दें, scrutinize हाँ जी। Philip Sidney's apology for poetry. When the history of Western literary criticism is surveyed, it begins with Socrates, will move to Plato, Aristotle, Horace, Lo- Longinus, यस। and Quil- क्विंटिलियन Quintilian. में, हाँ, नए ये मुश्किल जो होते हैं ना अदर लैंग्वेजेस के, बेशक उसको स्किप करते हैं। Okay, ma'am. With whom classical criticism comes to a halt. Then, when the discussion moves to English literary criticism, it begins with Apology for Poetry by Sidney. Here is this first British literary critical piece. The warrior and man of writer attempts to safeguard the uh, genre जो of poetry from the vehement of attack of Stephen Gossam, who is very critical of poetry and is its functions. His arguments are in the line of Plato, who has also said poets would be banished from the Republic. Philip Sidney presents his powerful arguments in support of poetry, and he tries extremely hard to prove that the genre of poetry is second to any other literary form in terms of its splendor and magnificence. हम्म He attempts to highlight how poetry has been effectively used as a medium at the hands of timeless genius for the communication of ideas and viewpoints. हम्म Through this, he states that poetry is superior to other branches of knowledge. ठीक Keywords. है। अच्छा क्लास, अब History. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में ओवरऑल डिस्कशन वही है कि जो हम लास्ट वेकेशन से पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि पोइट्री इज अबव ऑल जॉनरा। ठीक है। ठीक है। और इन दिस आर्टिकल द राइटर आर, in fact in this article the writer of the article also criticizes or appreciates Sydney's work। तो सिडनी का मेन पर्पस उसमें यही था कि जब स्टेफन गूस ने एक ऑब्जेक्शन अरेज किया था कि पोइट्री, वो जो हमने लास्ट क्लास में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो उसके अगेंस्ट ये सिडनी का वर्क है। और इसमें एक जगह उसमें कहा है कि his arguments are in the line of Plato, who has just said that all poets should be banished from his republic। ठीक है। अब ये देखें ना कि ये क्लासिकल ग्रीक बिफोर सोफोक्लिस टाइम पीरियड की बात है कि जब प्लेटो ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ऑल पोइट्स मस्ट बी बैनिश फ्रॉम हिज रिपब्लिक और इंस्टीट्यूट स्कूल वट। तो यू कैन इमेजिन दैट के व्हाट वाज द इम्पैक्ट और इमेज ऑफ पोइट्री अपॉन प्लेटो। ठीक है। तो
he was the first person who was against पोइट्री. जब वो पोइट्री के अगेंस्ट था तो डेफिनेटली एज अ रिजल्ट राइटर्स तो फिर सरफेस लेवल पे आते हैं ना, हु डिफेंड पोइट्री. तो इसमें अब सिडनी ने बेसिकली गूस के भी 4 पॉइंट को लेके पोइट्री को डिफेंड किया है. सीमा सीनी है, उसकी है रेड रेस ऑफ पोइट्री, उसने भी इसी पर्सपेक्टिव को लेके पोइट्री को डिफेंड किया है. तो सिडनी या फर्दर क्या कहता है? हुमा विल रीड. मैम कीवर्ड्स रीड करने हैं या मिस कर दूं इनको? नहीं, ये छोड़ दे, नेक्स्ट पैराग्राफ. The writer begins his critical treatise by making reference to his visit of the court of Maximilian with his friend Edward Button. During this visit, he says that he happens to meet a person by name Pugliano, who was all praise and appreciation for his profession of horse rearing. Listening to him would make anyone from any field of human activity excel in their profession concerned. Philip Sidney is not exemption to it. Under his influence, Sidney looks at the pitiable condition of poetry and wants to safeguard the eminence of its form from critics who are unfairly critical of it. अच्छा, In स्टॉप हियर. अच्छा, अब इसमें है कि द राइट, अगर हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें भी ये है कि द राइटर बिगन्स हिज क्रिटिकल ट्रीटी बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू हिज विजिट ऑफ द कोर्ट ऑफ मैक्सिमिलियन. अच्छा, बात पता क्या है कि अब बेसिकली जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उनमें से कुछ राइटर या ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न पे उसको लिखते हैं. तो दिस इज वाई कि उसमें हमारा ये भी मेंशन है कि व्हेन ही रोट एन apology फॉर पोइट्री, और उसको ये आइडिया आया कैसे. तो अगर वो दैट टाइम ही वाज विद हिज फ्रेंड, तो उसने इस चीज को भी मेंशन कर दिया है. दिस इज वे ऑफ राइटिंग, हाउ अ राइटर राइट्स. ठीक है. तो the writer begins his critical treatise by making a reference to his visit to Maximilian friend Edward Benton. During his visit, he says that he happens to meet a person by name this that who was all praise and appreciation for his perfection of horse riding. Linking to him would make actively excel from professional consistency. अच्छा, उसमें कहते हैं कि सिडनी लुक्स एट द pitiable condition of poetry and wants to safeguard it from critics who are unfairly critical of it. ये बात वही है. नाफे, हुमा, जितने स्टूडेंट मुझे इस वक्त सरफेस लेवल पे नजर आ रहे हैं कि बहुत लोएस्ट लेवल की एग्जांपल है कि मुझे इस वक्त कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, यमुना, हुरैरा, हुमा, वर्दा, अमरीन, समरीन. तो जब अगर कोई मुझे रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं आप स्टूडेंट्स को ही पॉइंट आउट करके हिट करूंगी. ठीक है. तो मेरे सामने जितने स्टूडेंट्स सरफेस लेवल पे होंगे उन्हीं को हिट करूंगी. तो बेसिकली सिडनी ने भी क्या किया कि वाइल वॉकिंग विद हिज फ्रेंड, ठीक है, ही डिस्कस्ड दैट व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी इन अ pitiable condition with regard to poetry, ठीक है, I also feel pity for them. I want to provide some safeguard types of tips so that they could change their mind towards poetry. ठीक है. तो basically when we love poetry or when we love literature, ठीक है, तो जो ट्रू लवर ऑफ लिटरेचर होते हैं ना, दे कैन नॉट बेयर इट कि कोई भी पर्सन, इवन अ सिंगल मैन, criticizes or express his hate towards literature. ये आप लोग भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, 5th सेमेस्टर में, आगे 2.5 साल तो आपको हो गया है. समझे कि अगर आप मास्टर कर लेते तो आपका एमए इंग्लिश हो गया होता. ऐसे ही है ना? यस मैम. तो मैंने भी लॉन्ग टाइम अगो एमए इंग्लिश किया था. आज भी कोई जब कोई एमए इंग्लिश का नाम लेता है ना, कल मैं कहीं इंटरव्यू के लिए गई थी,
वहाँ एक कैंडिडेट कह रहा था कि मैंने ना एमए इंग्लिश करना है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो फेब में उसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं। अब मुझे एमए इंग्लिश से पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पेशली जो मैंने किया हुआ एनिमल सिस्टम में, मुझे उससे इतनी एक अफेक्शन अटैचमेंट फील होती है कि जो कहीं एमए इंग्लिश का नाम लेता है ना, मुझे बिला वजह की खुशी फील होती है। ठीक है, अब बात वही है कि आप भी लिटरेचर स्टूडेंट है, मैं भी हूँ। ठीक है, तो कोई मेरे सामने अगर किसी भी चीज को लिटरेचर की बुक को नेगेटिवली कमेंट करेगा तो मुझे तो ये बात बहुत सख्त बुरी लगती है। तो ये एक ह्यूमन साइकी होती है और नेचुरल सी बात होती है। अब ये जो सिडनी टाइप के पीपल हैं, दे आर वेरी हाई फाई टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, तो इनके नेचुरल टैलेंट होता है, इनबॉर्न इनमें टैलेंट होता है, स्किल्स होती हैं, सब कुछ अल्लाह ने इनको दिया होता है। तो दिस इज वाई ही सेज आई फील पिटी about the condition of poetry। ठीक है, तो I want to give some safeguard tips so that people can change their mind towards poetry। अब वो टिप्स वो वैसे ही उसी तरीके से दे सकता है कि वो उनके साथ शेयर करना शुरू कर दे कि एक्चुअली पोइट्री होती क्या है, तो इस पे ऑब्जेक्शन इतना रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ही सेज इन हिज डेज एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन मेड derogatory remark on poetry। अच्छा, अभी शायद आपसे मैंने इन बिफोर मिड टर्म और एट कैंपस और यूनिवर्सिटी शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आई डोंट लाइक टू टीच साउथ एशियन लिटरेचर, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो। यस मैम, आपने बताया था। अच्छा, उसकी बेसिकली वजह यही है कि ट्रूली स्पीकिंग मुझे साउथ एशियन लिटरेचर नहीं पसंद। चंद एक बुक्स पसंद है जो बहुत अच्छी है। तो नापसंद होने की वजह यही है कि एवरीवन लव्स हिज और हर कंट्री। जितनी मुझे अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको भी उतनी होगी। ठीक है, लेकिन अब मैं एक जिस हम सिचुएशन में रह रहे हैं ना, उसी चीज पे बार बार पढ़ना ना, तो ये चीज बहुत सारे रीडर्स को नहीं पसंद होती। अब अगर इसमें हम ये कहें कि सिडनी सेज दैट एवरीवन वाज मेकिंग नेगेटिव और अनयूजुअल रिमार्क्स ऑन पोएट्री, तो उसके लिए ये बात भी अनबेरेबल होगी कि व्हाई एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग पोएट्री नेगेटिवली। ठीक है, because he loves poetry, he is a poet, so and he thinks or he cannot bear that if someone criticizes it। ठीक है, ये नेचुरल फीलिंग्स हमें आ जाती हैं। सिडनी होल्ड्स दैट पोएट्री प्रोवाइड्स विद बोथ एनलाइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वेरी फर्स्ट पॉइंट कि पोएट्री हमें एंटरटेन करती है। ठीक है, और ये हमें इट इज सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट तो हो गया, तो एंटरटेन कैसे करती है? ये सिडनी का फर्स्ट पॉइंट है। जब आप लैपटॉप इसको खोलेंगे ना तो यू कैन हाईलाइट इट, वैसे ये हो भी नहीं रहा। तो पोइट्री हमें एंटरटेन कैसे करती है? आप 2 मिनट लें सोचने के लिए, मैं जरा किचन का एक विजिट कर रहा हूँ। क्लास में आई गो? यस मैम। अच्छा, पीछे से मेरा पॉइंट समझ लग रहा था, हम डिस्कस क्या कर रहे थे? यस मैम, लग गया। आपने कहा कि वो मतलब हमें एंटरटेन कैसे करती है अच्छा ठीक पोएट्री। है। हाँ, तो अगर मैं आंखें बंद करके लेक्चर डिलीवर कर सकती ना, तो मेरी भी आवाज इस अब ना सोई सोई होती। लेकिन मुझे भी देख के पढ़ना पड़ता है। अच्छा, पोइट्री हमें एंटरटेन कैसे करती है? यू हैव 2 minutes टू थिंक ओवर इट एंड डिस्कस विद मी। आई एम जस्ट कमिंग।
चलें क्लास 10 हाउ पोइट्री एंटरटेन्स अस। क्योंकि मैम पोइट्री पढ़ के बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि जो उसके अंदर सिचुएशन बताई हुई है वो हमारी रियल लाइफ में भी यही सब चल रहा है। इस वजह से भी हम एंटरटेन होते हैं, और उसके अंदर मतलब जो बाकी चीज़ें होती है रिदम्स वगैरह ये सब, वो भी मतलब पढ़ने में भी हमें अच्छी लगती है और हम अपनी सिचुएशन को भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, तो अच्छा शायद ठीक इसी। है, ठीक है। यस इट मैम, डज उसके ग्रेटर अलावा अमाउंट ऑफ गुड टू पीपल। जी बोले। मैम उसके अलावा पोइट्री में जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उनको एक क्रिएटिव वे में एक्सप्लेन किया गया होता है, एक्सप्रेस किया गया होता है, और लिटरेरी क्रिएटिव लैंग्वेज यूज करते हुए। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में यही कहा है ना कि poetry is spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility। तो पोइट्री बेसिकली ओवरफ्लो होता है हमारी पावरफुल फीलिंग्स का। वी कैनॉट बिकम अ पोइट, आवर फीलिंग्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस। बैठे बैठे एक वो जैसे कहते हैं ना वजदान का आलम आ जाए तो पोइट्री लिखना शुरू पोइट्री मैम लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें वो एक मुझे अब पोइम का नाम भूल गया है। अच्छा चलें, इट डज ग्रेटर अमाउंट ऑफ गुड टू पीपल, वो अभी जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन वी राइट पोइट्री और सम लाइंस इट प्लेज अ ग्रेटर रोल इन आवर लाइफ्स। ठीक है, it places people on the ethical, honest, righteous and upright path, and so he adds that speaking against it is an act of thanklessness। तो वो कह रहा है कि as poetry plays an important role in our lives, so if we dislike poetry, तो basically we are thankful towards poetry। क्योंकि अगर poetry suits our emotions, our feelings, it is a spontaneous act, then if we dislike it or if some people dislike it, so it means they are ungrateful towards it। ठीक है, he alludes to the fact that the first greater writer of the ancient Greeks such as Homer, Muscus and Hesiod were अच्छा ये सब poets थे। The music of great musicians like Apollonian or Phineas moved stony and beastly people हैं। अच्छा ये ऊपर इसमें इन 3 लाइन्स में उसमें इन सब पोइट्स को मेंशन किया कि ये सब पोइट्स थे। अच्छा when we give reference of some people in, so the purpose of giving reference means that we are defending our point of view or we are defending our object। so here Sydney's object is poetry, so as he is giving example of previous poets, it means he is defending poetry with reference to old poet। ऐसा ही है ना? यस मैम। यस अच्छा। मैम। यस मैम। Further, he says, in course of his discourse, he mentions the fact that ancient philosophers like Thales, Philosophers expressed their views only through poetry। अच्छा, class, have you read Paradise Lost? नो मैम। आपके सिलेबस में नहीं है? मैम इस दफ़ा पढ़नी है। अब इसी सेमेस्टर में? यस मैम, इसी में पढ़नी है। कब पढ़ेंगे? सेमेस्टर खत्म होने वाला, पैराडाइज लॉस्ट तो खत्म ही नहीं होती। मैम उसकी शायद बुक 9 और 1 से कुछ चीजें पढ़नी है जरूरी, बाकी हमें नहीं अभी पता। बुक 1 और बुक 9 ही सिलेबस में इंक्लूड है क्योंकि बेसिकली इन बुक 9 मिल्टन sets path for Satan, that how he is going to seduce Adam and Eve। ठीक है, तो in book 1 Milton shares his plan how he is going to write book 9। ठीक है, और in book 1
द हीरो इज सैटर्न। सारी सैटर्न की प्लानिंग, विकेडनेस, कनिंगनेस, डिसेप्शन को उसने शेयर किया है, उसकी सारी प्लानिंग को शेयर किया है इन बुक 1। एंड इन बुक 9 सैटर्न becomes a serpent and seduces first Eve, and because of Eve and in love of Eve, Adam was also seduced and they were expelled from heaven। ठीक है, तो वो कहता है these writers express their views only through poetry। तो basically in Paradise Lost, Milton wanted to express his views, how this word come into being, how man was seduced and deceived by a serpent like Satan। ठीक है, तो in order to share his ideas, he views he had only tool, key to share it, and that is poetry। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि मिल्टन when he was near blindness, when he was writing Paradise Lost, he was near blindness, वो उस वक्त ब्लाइंड हो रहा था ओल्ड एज की वजह से। तो उसने 12 किताबें लिखी, 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट की 12 किताबें हैं। ठीक है, तो मिल्टन की एग्जाम्पल का पर्पस ये है कि एज ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड एज ही वांटेड टू शेयर हाउ फीमेल लाइक अस वर सेड्यूस्ड मेल लाइक Satan, so he thought that he must write something, so he wrote Paradise Lost। ठीक है, तो when जो अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो कभी फारिग टाइम मिला तो बुक 1 और बुक 9 का टेक्स्ट जरूर पढ़ना, ओरिजिनल टेक्स्ट। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड है। खाली समरी पढ़ने से कभी भी हमें लिटरेचर का वो पर्पज नहीं मिलता जो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से रिसीव होता है। अच्छा, ये हो गया मिल्टन का पर्पस विच सिडनी जस्ट डिफाइंड। ठीक है, आगे है अगेन उसने ये राइटर का डिस्कस किया कि व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज फाइंडिंग्स ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल रजिस्टर्ड इट बाय ओनली इन पोएट्री। के फर्दर जो राइटर्स हैं उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने के लिए पोइट्री को यूज किया है। बेसिकली पोइट्री इज अ टूल इन विच आई कैन शेयर, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, इट काइंडली स्टॉप्स फॉर मी। ये एमिली डिकन्स की पोइम है। ठीक है, तो आगे कुछ राइटर्स ने मोरल वैल्यूज को डिस्कस करने के लिए पोइट्री लिखी है। कुछ राइटर्स ने अपने कंट्री की स्टेट्स को डॉक्यूमेंट्स करने के लिए पोइट्री लिखी है। सिडनी आर्ग्यूज even historian drew matter and manner only from poetry। और कहते हैं कि अगर हम if we go back to history or if we see our historical history writers, so then we can imagine or we can examine that these writers focused on matter and manner के issue क्या है और how someone reacts to some matter or some issue, और इन चीजों को उसने एक राइटर ने सिर्फ पोइट्री में ही डिस्कस किया है। तो अगर हम अपने कंडक्ट को, बिहेवियर को, इफ वी डिस्कस आवर कंडक्ट एंड बिहेवियर इन पोइट्री, देन वी कैन सी दैट पोइट्री इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ वेरी बिग डील। हम पूरी पोइट्री में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, हिस्टोरिकल आइडिया को, एक इवेंट को डिस्कस कर देते हैं एज मिल्टन हैज डन इन पैराडाइज लॉस्ट। कि एक पूरी मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाज डिस्कस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन एंड इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, वी बीइंग अ मुस्लिम डू नॉट बिलीव इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, हमारा अकीदा यही है, लेकिन आर्ट इज कॉमन टू एवरीवन। तो
being a reader or literature reader, we must appreciate that how Milton has shared a universal issue um, with regard to mankind in Paradise Lost. Then Sidney says, "Hmm, when they wrote history books, they employed the stylistic devices usually employed by poets." ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब हम हिस्ट्री बुक्स भी पढ़ते हैं, जो बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के लिए भी वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? यू आर आल्सो रीडिंग स्टाइलिस्टिक और हैव रेड इट? क्लास दो मैम। नहीं पता स्टाइलिस्टिक होता क्या है? मैम alliteration, assonance, consonance, metaphor, simile. अच्छा, बेसिकली स्टाइलिस्टिक जो है वो लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक में आ जाता है। तो व्हेन अ लिटरेचर राइटर takes help from stylistic, it means that he focuses on language as well. ठीक है, तो वो जब हमने लैंग्वेज को भी डिस्कस करना होता है, देन वी यूज स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। Herodotus, father of history, recorded his point of view and ideas only in poetic form. Again, I will give you Milton example कि उसने अपने historical ideas को भी poetic form में discuss किया. Like poetic protagonists, real historical persons are also made to deliver long speeches. Yes. अब basically class, as you have read poetry or many poems, तो poem जरूरी नहीं कि 3 और 4 5 लाइन्स की हो या 25-30 लाइन्स की भी हो। एक पोइम बहुत लॉन्ग भी होती है, जैसे ब्यूवुल्फ है और पैराडाइज लॉस्ट है, ये लॉन्ग पोइम्स होती हैं। तो जब हमने हिस्ट्री को डिस्कस करना है तो लाइक मिल्टन वी हैव टू गो और वी हैव टू राइट many बुक्स। तो basically the purpose of writing long poetry aims to deliver long speeches. ठीक है, अब अगर कोई हमारे लेक्चर पे भी कोई पोएट्री लिखना चाहे तो 3-4 लाइंस में तो हमारा लेक्चर डिफाइन नहीं होगा, कम से कम उसको 2000 लाइंस तो लिखनी पड़ेंगी ना। ठीक क्लास, मैं स्लीपी क्लास। Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट है, ये नोट्स भी कुछ ब्लर सही हैं। हाँ, वो ये हमने लास्ट क्लास में पॉइंट डिस्कस किया था कि सिडनी पॉइंट्स आउट हाउ इन डिफरेंट कंट्रीज पोएट्स वर कंसीडर्ड डिफरेंटली। डेफिनेटली it is a very valid point that in different countries poets are always different. It is impossible that an American poet does the same as a Pakistani poet. ये मुमकिन ही नहीं है ना कि जो हम पाकिस्तानी राइटर्स हैं वो उसी तरह लिखें जो अमेरिकन और ब्रिटिश पोइट्स की तरह लिख सकते हैं। तो देयर इज अ ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन पोइट्स। ठीक है, देन ही गिव्स एग्जांपल, इन टर्की पीपल वर कंसीडर्ड टू बी ऑन अ par विद डिवाइन पर्संस। एग्जांपल दे रहे कि जो टर्की के पोइट्स हैं ना वो डिवाइन इश्यूज और डिवाइन लॉज पे ज्यादा लिखते हैं एज मिल्टन। अगेन आई विल गिव यू मिल्टन एग्जांपल कि बेसिकली जो पैराडाइज लॉस्ट है ये इट रिलेट्स टू गॉड। ठीक है, और जॉन डन की जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इट इज आल्सो डिवाइन पोइट्री। तो ही सेज दैट जो टर्की के पोइट्स हैं वो डिवाइन लॉज पे ज्यादा लिखते हैं। It is really surprising that Turks, who are known as very brutal, used to hold poets in high esteem. Then he says कि अच्छा है, ये भी मुझे भी आज पता चला कि Turkey peoples are very brutal, but they are when they become poets, they are at high level and of high esteem. अच्छा, ये भी बात है। बात समझ लग रही है क्लास? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं बल्कि सिडनी का।
जी मैम। अच्छा, in Ireland. In Ireland, art was not given that much priority and poets unusually were honored. Were? अच्छा ठीक है। तो आयरलैंड में पोइट्री है वो उसको इतनी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और ना ही उसको इतना रिस्पेक्ट दी जाती है। द बेर्बर्स वेस्ट इंडियंस आल्सो accorded top priority to poets। तो वेस्ट इंडीज में भी पोइट्री को और पोइट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। देन सिडनी गिव्स एन अकाउंट ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू पोइट्स इन रोम where the poets were called vistas of divine persons। अच्छा, कहते हैं कि जो रोम के पोइट्स हैं ना, दे आर अ वे टू डिवाइन लॉ। तो उसने उसको नाम दिया है दे आर विटसास और डिवाइन पर्सन। उसने उनको कंपेयर ही डिवाइन पर्सन के साथ कर दिया है। ये एक्सट्रीम होती है पोइट्स की और इंटेंसिटी होती है उनके वर्क की जब हम उनको डिवाइन लॉ या डिवाइन पर्सन से कंपेयर कर देते हैं। अच्छा, हम्म, अच्छा, 2 or 3 लाइन छोड़ने के बाद ही सेज हैविंग dwelt on this matter, मतलब फॉर एग्जाम्पल after giving example of different poets or different countries, Sydney further says that to establish poetry's purity over other subjects, he says that all art subjects, including science, have only nature as a subject matter of their study, either directly or indirectly। अच्छा, तो सिडनी ने ना हमारा काम आसान बहुत कर दिया। उसने कहा है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो सोशल साइंसेस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे लिटरेचर हो। एवरीवन हैज हिज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है, समटाइम्स डायरेक्टली और समटाइम्स इनडायरेक्टली। For example, Sydney says mathematics is concerned with the calculation of the size and shape of objects and things। चलें जी, ये तो उसने काम बहुत आसान कर दिया, ठीक है। ज्योमेट्री विद द कैलकुलेशन preoccupied with the calculation of angles of things, whereas scientists like botanists and zoologists concentrate on examination of and for क्लास इन फ्यू लाइंस में सिडनी ने मैथमेटिक्स को, साइंस के जो पर्सन्स हैं उनकी स्पेशलिटी को डिस्कस किया कि ये जो पीपल होते हैं किस चीज के साथ कंसर्न होते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 163 पे है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा एक बात बताएं, एजाज मैं पूछ लेती हूँ, किससे पूछूंगी? यमुना एजाज, आर यू देयर? शी इज स्लीपिंग। वर्दा जुल्फकार, जी मैम। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेसिकली व्हाई सिडनी is referring different people from different fields of life like mathematical scientist मैम hmm, मैम एक्चुअली वो अपने प्रोफेशन को कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो वो दूसरों को तो क्रिटिसाइज वो भी कर रहा है ना। उसने कहा है कि वो सिर्फ जो है वो नेचर की बात करते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो वो सिर्फ गोल शेप्स की बात करती है मैथमेटिक्स। साइंस hmm, में बॉटनी की बात करते हैं, अगर जोलॉजी की बात करते हैं तो वो एनिमल्स और प्लांट्स को बात करते हैं, फ्लोरा और फ्योना को। hmm। तो वो नहीं अपनी तो पोइट्री की वो कह रहा है कि मतलब my question is why he is referring these people, वो इनके एग्जांपल्स क्यों दे रहा है? मैम वो मेरे ख्याल से तो इसीलिए दे रहा है ना, क्योंकि वो पोइट्री को डिफेंड करना चाह रहा है, जो ऑपोजिशन लगाए हैं उस पर पोइट्री के ऊपर।
तो वो दूसरों को इसलिए रिफर कर रहा है कि उसके अंदर ये उसने शुरू में ही हमने ये लाइन पढ़ी थी ना कि पोएट्री इज सुपीरियर ऑल अदर योनराज। तो वो इसको कर रहा है बाकी योनराज की उसने एग्जांपल अगर वो देगा तो उसने यही कहा है ना कि साइंस के अंदर ये आ रहा है तो इसके अंदर ये आ रहा है। अगली लाइन में वो बताएगा, मैंने ये पढ़ा था थोड़ा सा टेक्स्ट, तो वो बताएगा कि आर्ट्स जो हमारी पोइट्री या आर्ट्स है वो इन सबसे सुपीरियर है क्योंकि ये हर एक के ऊपर बात करती है, यस किसी एक के कंसर्न नहीं है। अच्छा चले यहाँ तक तो लास्ट जो आपके लाइंस हैं वो तो ठीक हैं कि पोइट्री इज कंसर्न विद ऑल पीपल, ठीक है, ऑल ह्यूमन माइंड्स लाइक तो जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं दीज आर नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, मेरे जैसे तो पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं होते कि जहाँ साइंस का एक वर्ड भी आ जाए तो मुझे तो उसकी पहचान ही नहीं होती, ठीक। यस मैम। तो यहाँ तक सिडनी को लेके आपने जो पॉइंट डिस्कस किए यहाँ तक ठीक है, लेकिन एज यू सेड ही इज रिफरिंग दीज पीपल इन ऑर्डर टू से दैट इन ऑर्डर टू डिफेंड पोइट्री। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ये इशू है कि एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस पीपल और मैथमेटिकल पीपल, यहाँ पे सिडनी का ये पर्पस नहीं है कि वो उनको डिसलाइक कर रहा है, वो ही इज जस्ट क्लियरिंग his point of view that in science subjects we have these type of things, while in poetry which is concerned with human emotions and feelings, so it is for all type of people, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रीवियस लाइंस में उसने साइंस राइटर्स को डिस्कस किया है he is disliking them or criticizing them in fact he is defining his point of view, he is explaining his ideas, ठीक है क्लास। यस मैम। अच्छा अच्छा From the above analysis of different subjects and their functions, Sydney holds that they focus only on nature. Good, ठीक है? But poetry is superior to all other subjects by being above nature. अच्छा जी, to him, poetry is above nature. ठीक है, तो nature is everywhere. ठीक है, तो कैन एनीवन से दैट हाउ पोएट्री इज अबव नेचर। वैसे सिडनी को भी हम छोड़ देते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेते हैं, हाउ पोएट्री इज अबव नेचर। It creates characters that cannot be seen in real life. It creates character that cannot be seen in real life. Basically, if it is above nature, it means मतलब कि यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट आ रहा है, बिकॉज इट क्रिएट्स characters that cannot be seen in real life, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कि हमें I have discussed earlier that I am a single person, you are a single person as well. Single person का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मैरिड नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन बेसिकली, ठीक है, हम लोग नहीं, आप लोग। अच्छा, तो I have my own singular life, you have your own, लेकिन when we read a text, we read many people. हमारे सामने 5 to 15 कैरेक्टर्स होते हैं एक बुक में, जिनकी लाइफ को हम एनालाइज करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसे ही है ना? जी मैम। अच्छा, तो बेसिकली इन अ बुक अगर कोई हिस्ट्री पे भी बुक होगी ना, तो उसमें हिस्ट्री के अगर 4 कैरेक्टर्स होंगे ना, but to support that 4 characters the writer invents many fictional characters, ठीक है। So this is why he says that poetry is above nature. It creates character that cannot be seen in real life. तो ये पॉइंट समझ लग गया ना कि फिक्शनल कैरेक्टर की वो बात कर रहा है। It often presents हाँ role model characters which remain as models to humanity. अब बात वही है। It often presents role models characters which remain as model to humanity. If when you will read Paradise Lost, ठीक है,
you will never forget Saturn, ठीक, एडम एंड ईव, जो सैटर्न का करेक्टर है ना, you won't be able to forget it. This is why Sidney says it presents role models, characters which remain as model to humanity, Saturn to inhumanity, ठीक है, Adam and Eve to humanity. आगे उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे करेक्टर्स की. Sophocles, Electra remains a model of friendship. अच्छा, ये उसने जो जिन बुक्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये तो जब आप लोग, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें चीजें समझ नहीं आएंगी. इलेक्ट्रा को तो स्टडी किया होगा आपने, मैंने तो हैक किया होगा. आगे कहते हैं कि these exemplary characters originate in poet's vision of what Sidney called the poet's fourth conceit. ऊपर जो उसने इलेक्ट्रा और जितने कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है ना, Sidney says that these characters are originated from poet's vision, ठीक है, and these are poet's four conceit. Conceit क्या होता है? मैम एक्सटेंडेड पन. Conceit क्या होता है? मैम कॉम्प्लेक्सिटी. Vanity. क्या है? Metaphor? मैम एक्सटेंडेड मेटाफर. Extended metaphor. Basically, conceit means कि कोई हमारा ना हमारे पास एक सेफ गार्ड होता है, एक टूल होता है, की होती है, जिसके जरिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं. तो here Sidney says that these exemplary characters originated in poet's vision, or what Sidney calls the poet's four conceit. तो कहते हैं कि ये जो हमारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं ना, ये पोइट के विजन से ओरिजिनेट हुए हैं. तो थ्रू सिडनी दीज आर पोइट्स फॉर कंसीट, कि ये बेसिकली पोइट्स के सेफ गार्ड है, ठीक है, जिस पे हम बहुत प्राउड फील करते हैं. जस्ट बिकॉज दे आर इमेजिनरी दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज वर्थलेस. मतलब कि इस सेंटेंस पे फोकस करें कि ही सेज एज दिस characters are imaginative, they cannot be dismissed, they cannot be disliked as worthless. क्योंकि imaginations है ना, imaginations में हम बहुत हाई फाई लेवल का काम कर जाते हैं. पूरी दुनिया हम अपनी imaginations में आबाद कर लेते हैं, ठीक है. तो no one can deny our imaginations or no one can dismiss the worth of our imaginations. तो सिडनी भी यही कह रहा है, as they are imaginative characters, no one can dismiss the worth of imaginative characters. For if these poetic models are learned in the spirit in which they were created by poets, many real and may live in society and cleans. अच्छा, in last few lines जो हम पैराग्राफ पढ़े, इसमें in he is saying that if these poetic models are learned, ठीक है, or created by the poet, कहते कि ये जो हमारे इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये अगर हाई विजन हाई स्पीड के साथ हम उनको फर्दर क्रिएट कर लेना, तो मैनी कैरेक्टर्स जितने उसने नाम लिखे हुए हैं, दीज विल बी फाउंड इन आवर सोसाइटी, ठीक है.
तो कहने का पर्पस उसका यही है कि ये जो जितनी ये करेक्टर्स है जिसको हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, हम इतना लाइक करते हैं, तो ये कोई बैठे बैठे तो काम नहीं हो जाता. इट इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ पोइट्री that we have all these type of characters, books, heroes, heroines, villains. This is why he says poetry is above nature. Then he classifies poetry into three types: religious, philosophical, and delight poetry. So अच्छा अच्छा, he classifies his poetry in three types: religious poetry, philosophical poetry, and delight poetry. But he favors or highlights and give priority to third type, that is delight poetry, which delights us. तो delight poetry कौन सी होती है कि after reading we feel happy, ठीक है, which minimizes our stress or reduce our stress. ऐसे ही है ना, delight poetry वही होती है ना. मेरी मोनोलॉग टाइप की क्लास होती है ऑनलाइन. I am the speaker and I have few listeners. Yes, ma'am, listening. अच्छा, गुड. मैं ये कह रही हूँ ना कि ये इंटरनल मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग की. उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर बोलता है, बाकी सिर्फ सुनते हैं. अच्छा, मुझे जरा बताएं कि अभी आपने अपने सारे एजुकेशन नोट्स ऑल बीएस इंग्लिश में पोएट्री पढ़ चुके हैं? मैम पढ़ रहे हैं अभी, हमारा है कोर्स 14th to 17th century poetry. अच्छा, उसमें वो आप पढ़ेंगे कैंटरबरी टेल्स? यस मैम, इसी सेमेस्टर में. पढ़नी है? जी पढ़ रहे हैं मैम जेफरी चौसर को. जेफरी चौसर को पढ़ने हैं. हाँ. अच्छा ठीक है. तो वो कहता है कि उसमें जो हाई लेवल की पोएट्री है ना, वही है विच डिलाइट्स अस. तो ये जरूरी नहीं कि व्हेन यू रीड पैराडाइज लॉस्ट इट डिलाइट्स यू, यू फील हैप्पी व्हाइल रीडिंग इट. ठीक है, तो पोएट्री में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो डिलाइट पोएट्री कौन सी होती है? अब फिर उसने लंबी एग्जांपल्स दे दी. ही क्लासिफाइज सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, डेविड प्लाज्मास एग्जांपल फॉर फर्स्ट पोएट्री. अच्छा, वो कहता है कि इन डिलाइट पोएट्री देयर आर ऑलवेज एलिमेंट्स ऑफ मोरल्स, वैल्यूज एंड एथिक्स. कहता है कि डिलाइट पोएट्री में कुछ मॉरल लेसन्स भी होते हैं, वैल्यूज भी होती हैं और एथिक्स भी होते हैं. इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिनेसेंस इन सोसाइटी बाय प्योरीफाइंग द माइंड्स ऑफ द मैसेज. अच्छा, तो in delight poetry, basically, delight poetry is when we feel happy and when we think that this is true to life, and because of this we can bring some change to my life. ठीक है, तो वो कहता है कि in delight poetry there are some elements of moral values and ethics. ठीक है, it plays a role in bringing positive transformation in instant society by purifying the minds of masses. तो बात फिर वही है कि when you read Women at Work by Maya Angelou, उसकी एक पोइम है, उसने पूरे विमेन वर्क को हाईलाइट किया हुआ है कि एक फीमेल कितनी बिजी होती है. ठीक है, तो फीमेल who reads this poem always appreciate this poem. ठीक है, तो some female want to change, want to bring a change to their life after reading this poem. ये मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि कुछ पोइट्री ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं और हमारे अंदर एक नई स्पिरिट
रीबर्थ टाइप की फीलिंग्स पैदा कर देती हैं। हाँ, इट प्लेसेस देम ऑन द राइट पाथ। वही बात है कि जो लाइजर पोइम है उसमें कहता है कि आई डू नॉट टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खड़े होकर इधर उधर कुछ लोगों की बातें सुनूं, कुछ सीनरी को एंजॉय करूं, बिकॉज ये हमारी बिजिएस्ट लाइफ में मैं अपने वर्क में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो it places them on the right path. After reading leisure poem, one can say that the poet is actually highlighting my life. ठीक है, तो when someone thinks that this poem is similar to our life, then it comes accordance with Sydney that it places them on the right path. After expressing his preference for teaching and delighting poetry, he moves on to make a mention of compartmentalization of poetry into various types such as ट्रेजेडी, कॉमेडी, लिरिक, ओड एंड सोनेट। अच्छा, क्लास को समझ लग रही है?